अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक आईपीसी लेके आए, ठीक है, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, सीआरपीसी लेके आए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके तहत चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी जाति के हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको बराबर सजा मिलेगी। मुस्लिम कम्युनिटी की ही कुछ औरतें थी या कुछ ऐसे लोग थे जो इस चीज के खिलाफ थे कि ये ट्रिपल तलाक खत्म ना हो। मुझे ये लगता है कि हमारे देश में एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग चलता है। कौन से लॉयर्स, लाइक क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, कौन लॉयर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं? 50-50 लाख रुपए पर अपीयरेंस, उससे ऊपर भी लोग लेते हैं। 12 साल के बच्चे जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, लोग मर जाते हैं। तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उन्होंने गाड़ी चलाई और उनको पता नहीं था कानून क्या है। तो 30 हजारी कोर्ट में एक मामला हुआ था जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था, पुलिस वर्सेस लॉयर्स। जी, तो एग्जैक्टली किस वजह से हुआ था वो? नमस्कार सार्थक जी, सबसे नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे इस एपिसोड में आने के लिए। तो अभी कहाँ से आ रहे हैं हम? अभी मैं अपने ऑफिस से आ रहा हूँ, एंड ऑफिस क्योंकि अपना पास में ही है, तो आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज इस चर्चा के लिए मैं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल, एक एडवोकेट और एक लॉयर दोनों में क्या फर्क होता है? देखिए, बेसिक अगर डिफरेंस समझेंगे तो एडवोकेट, जब हम कहते हैं कि एडवोकेट्स एक्ट में हम रजिस्टर हो जाते हैं, सो एज पर द लॉ जब हम डिग्री लेने के बाद में अपने आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो वो एडवोकेट हो जाते हैं। ठीक है। लॉ डिग्री या लॉ ग्रेजुएट कोई भी हो सकता है जिसने लॉ डिग्री ली हुई हो लेकिन वो प्रैक्टिस ना कर रहा हो, वो एक लॉ ग्रेजुएट हो सकता है। और एडवोकेट होगा वो जो रजिस्टर्ड होगा बार काउंसिल के अंडर में, रूल्स के अंडर में, उसको ही हम एडवोकेट बोलेंगे। ठीक है, तो जो कोर्ट में बहस करते हैं वो एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं? देखिए, वो एडवोकेट्स ही हैं जो बहस करते हैं। लॉयर्स आर नॉट अलाउड टू आर्ग्यू। अच्छा, लॉयर्स बस पेपर वर्क का काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ। जो हम सुनते हैं कॉर्पोरेट लॉयर्स हो गए या फिर ऐसे लॉयर्स जो बेसिकली मिसलेनियस वर्क ज्यादा करते हैं, सो और दे आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द बार काउंसिल, वो हम उनको कह सकते हैं कि दे डोंट आर्ग्यू बेसिकली, सो वो लॉयर्स हो गए। तो अगर हमें कोर्ट में आर्ग्यू के लिए किसी लॉयर को जाना है तो बार काउंसिल में रजिस्टर होना मस्ट है? ऑब्वियसली, बिल्कुल। जैसे कहते हैं कि किसी भी गाड़ी को चलाने से पहले उसका लाइसेंस होना जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उसी तरीके से कोई भी एडवोकेट जो प्रैक्टिस करना चाहता है इंडिया में, वो एडवोकेट्स एक्ट के तहत किसी भी बार काउंसिल में रजिस्टर कर सकता है, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, और वो जिस स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर करेगा वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन एडवोकेट्स एक्ट हमें अलाउ करता है कि हम इंडिया में कहीं भी, टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि अगर किसी ने इंडिया में किसी कॉलेज से अपना एलएलबी खत्म किया है, लॉ की पढ़ाई की है, उसके बाद वो बाहर जाकर लॉ प्रैक्टिस करना चाहे तो उसे कुछ और कहीं और एडमिशन लेना होगा या कोई टेस्ट क्लियर करना होगा, या वो कर सकता है सीधा जाकर? देखिए, लॉ जो है हमारा इंडिया का जो लॉ है वो बहुत स्पेशल है, मैं मानता हूं उसको, क्योंकि उसको करने के बाद में, क्योंकि डिटेल्ड लॉ है, और आप जैसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर आप देखें तो हमारा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन सबसे वास्ट और बड़ा, जैसे बोल सकते हैं हम, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लॉ की इतनी अच्छी पढ़ाई जो हमारे यहाँ हमारे देश में होती है, होने के बाद में आप, कई ऐसे देश हैं जहां पर आप एक छोटा सा स्पेशलाइज्ड कोर्स करके वहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई बहुत पुराना एक जमाना था कि हम सुनते थे कि लोग लंदन जाते थे लॉ करने के लिए और वहां से लॉ करके आते थे, उनको बैरिस्टर कहा जाता था यहाँ पर। बट आज मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो दूर देशों में भी जाके, अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, यूरोप हुआ, लंदन हुआ, सिंगापुर हुआ, दुबई हुआ, वहां जाके भी अपनी अच्छी लॉ फर्म्स चला रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहां के युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं। ओके, और सर ये बैरिस्टर मतलब कौन कौन थे और स्पेशली किन लोगों को बैरिस्टर कहा जाता था? देखिए, इसमें एक कोर्स होता था जो लंदन में जैसे बोलते हैं, एक कोर्स होता था, उसको जो वो कोर्स करता था उसको वो उपाधि मिलती थी बैरिस्टर की। तो वो बैरिस्टर जो उपाधि होती थी वो उस टाइम पर मिलती थी, वो यहाँ पर जो है इंडिया में भी उस समय, क्योंकि जब हम ब्रिटिश राज में के अंडर थे, तब
वो उपाधि जो है वो यहाँ पे भी मान्य होती थी। बट यहाँ अब एज सच ऐसा बैरिस्टर कोई भी नहीं लिखता और ना ही बैरिस्टर होते हैं। अब क्योंकि एक एडवोकेट्स एक्ट आ गया है, तो वो एडवोकेट्स एक्ट के अंडर जो भी रजिस्टर्ड होगा वो एक एडवोकेट होगा एंड वो प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में यहाँ इंडिया में। जैसा कि आपने बताया कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो ओरल कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उन चीज़ों का प्रूफ क्या होता है, या फिर कैसे उस चीज़ को हम पढ़ा जाता है, कैसे उस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है जो कहीं रिटर्न ही नहीं है? देखिए, अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कई देश जो हैं वो उनके अपने धार्मिक सिद्धांतों पे, धार्मिक भावनाओं के हिसाब से भी उनका संविधान चलता है। ठीक है। उसी में कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें उनका जो अपना धार्मिक जो लॉ है वो मानते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि जो वहाँ के जो सबसे बड़े जो प्रीचर हैं, प्रीचर मतलब कि जो वहाँ पे जो सबसे बड़े जो रिलीजियस गुरु हैं, उन्होंने जो बोल दिया तो वो एक कानून हो गया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एक ओरल संविधान, जैसे बोल दिया आपने। हमारे यहाँ हर चीज के बारे में लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट, और उसमें हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो ऐसा संविधान और ऐसी जिसे बोलते हैं डिटेल्ड रिसर्च जिस पर पूरा कोई कर सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में होगा। हमको गर्व होना चाहिए हमारे संविधान के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि जिस समय इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स थे, पूरा भारत एक देश नहीं था, उस वक्त भी हमारे पास लॉज होते होंगे या फिर रिटर्न में कानून होते होंगे? बिल्कुल, लॉज हुआ करते थे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि धार्मिक भावनाओं से और जो हमारे धर्मगुरु जो हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं जो है राजा जैसे बोलते हैं, जैसे कोई भी राजा प्रिंसली स्टेट का जो राजा हुआ करता था, तो उनके भी अपने सलाहकार हुआ करते थे। तो वो बताते थे कि हमें हमारे राज्य में क्या कानून रखना है, क्या नियम होना चाहिए। अगर एक मेल है तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, एक फीमेल है तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, एक फार्मर है तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए, एक अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए क्या नियम होना चाहिए। साथ ही राजा जो होता था वो अपने नियम तय करता था कि वो किस तरीके से कैसे लोगों से टैक्स लेगा, क्या क्या बेनिफिट्स देगा उसके बदले में। तो उस समय भी हमारे देश में ये सारी सुविधाएं थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन जैसा कि बहुत सारी चीजें जो थी वो लिखित रूप से भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि हमारा देश मैं मानता हूं इतना जहां नालंदा जैसी लाइब्रेरीज हुआ करती थी, जहां इतनी सारा लिटरेचर लिखा हुआ था, मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां पर लिखित संविधान भी था उस समय में। तो क्या राजाओं के समय पे लॉयर्स भी होते थे? देखिए, मैं कहूँगा लॉयर्स थे कि नहीं थे, लेकिन हाँ, कोई भी जब राजा निर्णय देते थे, जिसे जुडिशियल सिस्टम हम कहते हैं, तो वो पूरी जो न्याय संगत बात करते थे। तो जब किसी को भी न्याय दिया जाता था तो उसको मौका दिया जाता था अपनी बात रखने का, सफाई देने का। क्योंकि कई देशों में आज भी ये कानून है कि अगर आप मान लीजिए चोरी करते पकड़े गए तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। कई जगह ऐसे कानून हैं कि आपने किसी से कुछ गलत कर दिया किसी के साथ में, तो उसके लिए आपको गलत तरीके से सजा दे दी जाएगी। पर हमारे देश में इस तरीके की सजाएं नहीं थी। हमारे देश में जो सजा का भी प्रावधान था वो कोशिश ये की जाती थी कि ये इस सजा के बाद में सुधर जाए। तो अगर कोई गलत करता था या चोरी करता था तो आपने कई बार सुना होगा राजा बोलते थे इसके 50 कोड़े मारो। तो 50 कोड़े मारने के बाद में उसको जब वो दर्द का एहसास होगा कि उसने वो गलती करी है, तो वो अगली बार सुधरेगा। उसको ये लगेगा कि नहीं, मैंने वो गलती करी, अब मुझे सुधरना चाहिए। पर कई देश आज भी ऐसे हैं, और मैं समझता हूं जो हमारा पिछला जो काल निकला उसमें कालखंड में ऐसे थे जहां अगर मान लीजिए आपने चोरी करी तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। कई जगह तो ऐसी सजाएं थी जहां सजा मौत भी थी। आज भी कई ऐसे देश हैं जहां पर सजाएं मौत बड़ी आसानी से दे दी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि अंग्रेज़ों के आने से ऐसे कौन से लॉज हमारे देश में आए जो शायद अंग्रेज़ ना होते तो वो लॉज ना होते और एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी? देखिए,
मैं कहूँगा कि आज भी हम जब इस सदी में हैं और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें बहुत सालों पहले, कम से कम नहीं तो 50 साल पहले जरूरत थी, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका। एग्जैक्टली है क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड? मैं पहले अपना ये वाली बात बताता हूं आपको, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एक आईपीसी लेके आए, ठीक है, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, सीआरपीसी लेके आए, सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके तहत चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, आप किसी भी जाति के हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन अगर आपने कोई गलती करी है तो आपको बराबर सजा मिलेगी। ओके, यही यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी होना चाहिए था। आप अगर एक देश में रह रहे हैं तो एक देश में आपको एक कानून मानना चाहिए। आपका कानून कि आपके घर में आप किस तरीके से रहेंगे, आपकी कितनी शादियां होंगी, उसके अलावा आपका अगर बच्चा अगर आपको अडॉप्ट करना है तो उसका क्या कानून होना चाहिए, आप अगर किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका क्या कानून होना चाहिए। इसके अलावा अन्य जितने भी फैमिली से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, जितने भी सिविल लॉज हम जो बोलते हैं, सिविल से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, वो सेम होना चाहिए। जबकि ये जो है हम 50 साल में नहीं कर पाए। 50 साल में भी हमारे अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून हैं। जैसे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट यूज करते हैं, हिंदू लॉ यूज करते हैं, ठीक है। वहीं मुस्लिम्स के लिए हम मुस्लिम्स लॉ यूज करते हैं, ठीक है। उनका शादी करने का तरीका अलग है, हमारा शादी करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो अपनी पत्नी को, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, लेकिन मैं कहूंगा अभी पूरी तरीके से नहीं खत्म हुआ वो, क्योंकि आज भी वो तलाक 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 करके तलाक दे सकते हैं, और जो महिला है उसको कोई मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। तो ये जो सब चीजें थी, ये इन सब में बदलाव जो है वो आना जरूरी है। सर हलाला सिस्टम पे भी कोई लॉ है इसी चीज में लेकर? देखिए, हलाला को लेकर ही जो चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, बहुत फेमस केस है शाहबानो केस, और उस पर लैंडमार्क जजमेंट आया, जिसके बाद पॉलिटिकल टर्मोइल भी आया, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, कहीं ना कहीं उससे जो बेचारी अनपढ़ महिलाएं थी उनका जीवन सुधरा है, क्योंकि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और उसके बाद उनको कोई मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा था। इवन सर एक प्रॉब्लम ये भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी की ही कुछ औरतें थी या कुछ ऐसे लोग थे जो इस चीज के खिलाफ थे कि ये ट्रिपल तलाक खत्म ना हो। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हमारे देश में एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें भी आप देखेंगे कि इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ही अलग चलता है। वो उस एजुकेशन को जो हमारे देश में अन्य सभी बच्चों को पढ़ाई जाती है, वो एजुकेशन आपको दी ही नहीं जाती, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन। तो वो जो जिस सोच में जिस दुनिया में रह रहे हैं वो अलग ही दुनिया है। उनको ये चीज समझ में नहीं आती कि इंसान क्या है। उनके लिए एक महिला जो थी, वुमेन जो थी, जिसको आज हर जगह पूरी दुनिया में सम्मान मिल रहा है, एक महिला जो है वो पायलट भी बन रही है, एक महिला जो है वो फाइटर भी बन रही है, एक महिला जो है वो आर्मी में भी जा रही है, बड़ी अधिकारी भी बन रही है। लेकिन आज से पहले लोग उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते थे। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो धर्म में परिवर्तन की जरूरत है, और रूढ़िवादिता को छोड़ के उनको ये परिवर्तन लाना चाहिए। उनकी जो बहन बेटियां हैं उनको भी अच्छे माहौल में जीने का पूरा हक है, उनको भी अच्छे एनवायरनमेंट में जीना चाहिए, और उनको भी जो जैसे हमारी हिंदू बहन बेटियां हैं उनको पूरे राइट्स मिलते हैं। मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हो गए या फिर मेंटेनेंस के केसेस हो गए, उनको पूरे अपने राइट्स मिलते हैं, अधिकार उनको मिलता है, तो ऐसे उनको भी मिलना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि उनको क्या परेशानी है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी है कि जो राइट से मेंटेनेंस की बात है, वहाँ पे कुछ औरतें फेक दहेज के केसेस या फिर इस तरह के लॉस का बहुत गलत तरह से इस्तेमाल करती हैं।
तो हमें उस तरह उन चीज़ों से कैसे लोगों को बचना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा कि मिसयूज ऑफ लॉ, तो चाहे वो 498 हो, चाहे वो 376 हो, थोड़ा सा इन धाराओं के बारे में बताइएगा प्लीज। 498 जो है वो डिमांड ऑफ डाउरी है। Okay. बेसिकली जो डिमांड ऑफ डाउरी के केसेस होते हैं, जहां पर एक लड़की आरोप लगाती है कि उसके ससुराल ने या फिर उसके पति ने दहेज की मांग करी है और बिना उसके वो उसको रखना नहीं चाहता या उसको परेशान करता है या उत्पीड़न करता है उसका। तो ऐसे केसेस हमने सुना है कि पिछले कई सालों में ये होता था कि 498 का केस लगा और पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाता था। ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के काफी जजमेंट्स ऐसे आए जिसके बाद इन सब चीजों पर रोक लगी। पुलिस अब, क्योंकि जहां हम अब एक परिवार के सिद्धांतों की बात करें, अगर परिवार में अगर बहू ने अपने ससुर के ऊपर, अपने जेठ के ऊपर, अपने पति के ऊपर आरोप लगा दिया और वो जेल चले गए, तो वो परिवार बचा कहां? वो तो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्लस इंडियन फैमिलीज में तो जेल जाना भी एक ऐसी बुरी चीज़ मानी जाती है कि उसके बाद ना इंसान की कोई इज्जत कहीं समाज में अपनी वो वापस से इज्जत नहीं बना पाता। बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखिए कि कई सारे ऐसे केसेस हुए हैं, मैं देखता हूं, और ये आपने स्टेटमेंट सुना होगा, राजस्थान के तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि 50% केसेस रेप के फेक होते हैं। तो ऐसा होता भी है कि गलत तरीके से गलत केसेस करके, और हाल ही में ही कभी घटना हुई जिसमें कि एक लड़की ने इतने सारे केसेस कर दिए कि 16-17 केसेस उसके थे लड़कों के ऊपर, और जब उसने एक वकील के ऊपर, अपने वकील के ऊपर ही केस कर दिया, तब वो पकड़ में आई। तो उसको, जब वो वकील के ऊपर उसने केस किया तब उसको पकड़ा गया। मैं तो कहता हूं इतने जब उसने केसेस किए तब किसी ने उसको क्यों नहीं पकड़ा? मतलब किसी इंसान की जिंदगी किस तरह से खराब हो सकती है, मेंटली वो क्या फील करेगा, या फिर बहुत से लोग होते हैं जो झेल ही नहीं पाते इस तरह का प्रेशर और वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे केसेस जो हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे जो लोग मेरे पास भी आते हैं ऐसे सब केसेस लेके, कई बार तो मैं देखता हूं कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं और उनका पूरा का पूरा जो परिवार होता है वो तबाह हो चुका होता है। क्योंकि केस करना बहुत आसान है। हमारे देश में आज की स्थिति में देखें तो कोई भी महिला जाके कभी भी कोई भी कंप्लेंट कर सकती है, और उसके बाद में फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। हाल ही में बहुत सारे केसेस ऐसे हम सुनने को मिलते हैं कि भाई मारपीट की घटना हो गई या फिर ऐसी कोई घटना हो गई, लेकिन उनमें जो इन्वेस्टिगेशन है, मैं मानता हूं इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत फेयर होना चाहिए, और किसी को भी अरेस्ट करने से या जेल भेजने से पहले प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन होना, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में। ये चीज अगर हमारे देश में सुधर जाती है तो मुझे लगता है हम लोगों को आज भी सही न्याय मिल सकता है। जहां केसेस ऐसे हैं जहां जरूरत है अरेस्ट करने की, वहां मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन जहां लग रहा है कि ये केस जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए किया गया है, मुझे लगता है ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। तो सर इंडिया में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं लॉ की, और शायद बाहर भी होती हैं, तो कौन से लॉयर्स, लाइक क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, कौन लॉयर सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं? देखिए, आजकल आप अगर देखेंगे तो व्हाइट कॉलर क्राइम्स जिसे हम लोग कहते हैं, बैंक फ्रॉड, जैसे कि जीएसटी फ्रॉड, बैंक फ्रॉड हो गया, जीएसटी फ्रॉड हो गया, या फिर ऐसे केसेस जिसमें कि बहुत बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको लेके, या फिर जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हम लोग कह सकते हैं। तो ऐसे जो लॉयर्स हैं वो आज के टाइम में जो जिनके पास में ऐसे क्लाइंट्स हैं वो उनके पास में सबसे ज्यादा फीस आ रही है। तो एक जनरली एक लॉयर क्या कितना कमाता है एक लॉयर? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारा जो काम है वकीलों का अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड है। ठीक है, 10% वकील हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं,
और बाकी 90% जो लॉयर्स हैं वो मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल करते हैं। वो अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो एक अच्छे कॉर्पोरेट लॉयर के बारे में अगर हम बात करें तो उनको सैलरी अच्छी मिल सकती है। लेकिन जो उनकी लॉ फर्म है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा कमा रही हो उस सैलरी के मुकाबले। तो डिपेंड करता है। फिर भी एक लॉयर ने अभी तक हाईएस्ट एक हियरिंग का कितना पैसा चार्ज किया होगा? तो ऐसे हमारे बहुत सारे लॉयर्स हैं, उनका नाम तो कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन 50-50 लाख रुपए पर अपीयरेंस, उससे ऊपर भी लोग लेते हैं। आपने और किसी हाई प्रोफाइल केस पे काम किया आज तक? बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस पे काम किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनके साथ मुझे अपीयर होने का मौका मिला है। तो लगता है कि वो लोग सच में बहुत मेहनत करते हैं और कई सारे ऐसे लॉयर्स जो आज की डेट में व्हाइट कॉलर क्राइम में नंबर 1 हैं, उनको मैं देखता हूँ एक-एक दिन में 10-10, 15-15 केसेस सुप्रीम कोर्ट में भी लगे हैं, हाई कोर्ट में भी लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं। मतलब पूरे दिन मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इनको इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रहती हैं? मतलब इट इज़ सो डिफिकल्ट, बट दे हैट्स ऑफ टू देम, मतलब दे हैव अ टीम एंड हैट्स ऑफ टू देयर टीम कि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे केसेस उनको याद रहते हैं और हर जगह वो अच्छा परफ़ॉर्म करना और फिर उसके बाद में रिज़ल्ट लाना और एनर्जी अपनी मेंटेन करना। बहुत सारे आप देखेंगे, आप कभी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर आपका जाना हो, तो ये जो सीनियर लॉयर्स हैं वो आपको दिखेगा दौड़ रहे होंगे इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट। मतलब कमेंडेबल जॉब दे डू एंड रियली हार्ड वर्क दे डू। तो किसी केस पे काम करते हुए मतलब पूरा प्रोसीजर कैसा रहता है? आपके पास अभी एक क्लाइंट आया, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो आप रिसर्च कैसे करते हैं? और फिर कोर्ट में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है? देखिए, हमारे पास जो केसेज़ आते हैं वो ज़्यादातर हाई कोर्ट से होके आते हैं। ऑलरेडी जिसे हम कहते हैं बहुत फ़िल्टर्ड केसेज़ हमारे पास में आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जब हम उन पर रिसर्च करते हैं तो बहुत डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ती है। हमें देखना होता है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें कहाँ फ्लॉ है। तो ये अपने आप में बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है उसके लिए। उसके लिए देखना होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट्स में क्या-क्या कहा है। उसके हिसाब से क्या ये जजमेंट सही है या नहीं है? या जब हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, हम यहाँ पे जिसे बोलते हैं एसएलपी, स्पेशल लीव पिटीशन, जब हम फाइल कर रहे हैं या हम सिविल अपील फाइल कर रहे हैं या हम क्रिमिनल अपील फाइल कर रहे हैं, तो हमें देखना होता है कि हम एक-एक बारीकी को ध्यान से देखें, एक-एक चीज़ को हम देखें और उसके बाद वेल रिसर्च करके जब हम अपनी अपील फाइल करें, जिससे कि कोर्ट कन्विंस हो सके। और हमारे आर्गुमेंट्स भी उसी तरीके के होने चाहिए, हमारे आर्गुमेंट्स भी उसी तरीके से होने चाहिए कि हम अपना कम समय में, कम शब्दों में और अपनी बात को अच्छे से कह सकें। यही सबसे बड़ी आर्ट है यहाँ पर जब हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। एक कोर्ट रूम का माहौल किस तरह का होता है? जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि बहस कर रहे हैं और वो कुछ भी सबूत दिखा रहे हैं, उस तरह का माहौल असल में होता है? नहीं, मैं कहूँगा कि ये तो मूवीज़ तक ही सीमित है। असल में कोर्ट का माहौल बिल्कुल अलग होता है और कोर्ट में बड़ा सीरियस काम होता है। जो मूवीज़ में दिखाते हैं, हँसी-मज़ाक, ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीरियस होके बिल्कुल ऐसे जजेस बैठते हैं, कभी-कभी वो जज म के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कभी-कभी ऐसी बातें भी होती हैं जिसमें सब लोग बड़ा जोवियल मूड में भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक सीरियस नोट पर, क्योंकि आप एक किसी की ज़िंदगी के साथ में आप वो कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसकी पूरी शायद उसने अपनी पूँजी लगा के वो यहाँ केस कर रहा है, तो बहुत ही सीरियस आर्गुमेंट्स होते हैं, सीरियस डिस्कशन होता है और सभी लोग उसको सुनते हैं और मैं समझता हूँ कि जो जूनियर लॉयर्स हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है उससे। तो क्या कोर्ट रूम में ऐसा ही होता है कि एक कटघरे के अंदर आके जो भी जिस पे भी इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अपनी सफाई देता है या फिर उनसे नहीं, देखिए, कटघरा तो होता है हुँ। लेकिन ये एक मिथ है कि वो आके अपनी सफाई देगा और या फिर गीता पे हाथ रख के कसम नहीं, ये खाएँगे। मैं इस मानता हूँ कि ये बहुत जो मूवीज़ में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं होता है, उससे काफ़ी कुछ अलग है और जब जैसे ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं और
हर समय ऐसा नहीं होता कि हर समय जो भी एविडेंस आएगा या विटनेस आएगा तो उसको कटघरे में खड़ा करके ऐसी चीजें होंगी, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने कहीं सुना था कि कोर्ट रूम में कहा जाता है कि कोर्ट के अंदर गिल्टी अंटिल प्रूवन होता है, यानी कि अगर किसी पे इल्जाम लगा दिया तो ये साबित नहीं करना है कि ये काम उसने किया है, बल्कि उसको ये साबित करना है कि ये काम उसने नहीं किया। देखिए, हमारा जो कानून है वो भी यही कहता है कि जब तक दोष जो है वो सिद्ध नहीं हो जाता तब तक कोई भी व्यक्ति जो है वो अक्यूज नहीं है। तो जब तक उसके ऊपर कोई भी ऐसा एलिगेशन है जो है, उसके ऊपर जो कंप्लेंट हुई है, वो जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको हम लोग नॉट मतलब उसको यही मानते हैं कि वो निर्दोष है। ठीक है। तो ये बेसिक हमारा कानून है और इसी बेस पे हम लोग चलते लेकिन हैं। वो ट्रायल के लिए जेल में 10-15 दिन जो भी होता है उसको जाना पड़ता है। देखिए, जब तक बेल नहीं हो जाती, क्योंकि बेल जिसे कहते हैं हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, तो देखिए हर केस डिपेंड करता है केस टू केस, लेकिन बेल का राइट जो है वो हमें संविधान से मिलता है। ठीक है, संविधान में जो धाराएं हैं उनमें ये तय है कि आप किस केस में बेल लगा सकते हैं। ज्यादातर सभी केसेस में आप बेल लगा सकते हैं और उसमें कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि क्या कोर्ट आपको बेल दे या ना दे। तो कुछ जगह पे हमने सुना है कि अगर पुलिस आपको पकड़ने आती है, अरेस्ट करने आती है, तो वहां पे आप उनसे वारंट मांग सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज के समय में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो लोग काफी जागरूक हो रहे हैं। मैंने शुरू में भी आपसे ये बात कही थी कि कानून की नॉलेज ना होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज के ज़माने में आपने देखा होगा, हाल ही में केसेस हुए हैं जिसमें 12 साल के बच्चे जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, लोग मर जाते हैं। तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि उन्होंने गाड़ी चलाई और उनको पता नहीं था कानून क्या है। तो अब जैसे जैसे जागरूकता आती जा रही है, लोगों को पता चलता जा रहा है कि अब जो है जब तक वारंट पुलिस ना दे तब तक आपको उनके सामने अपेयर नहीं होना है। तो उसको हम सीआरपीसी के प्रावधान के तहत हम ये भी कहते हैं कि जब तक पुलिस सम्मन नहीं करती है तब तक नहीं जाना है। सम्मन और वारंट दोनों सेम है, अलग अलग चीजें होती हैं? देखिए, सम्मन और वारंट में ये होता है कि सम्मन एक आपको इंफॉर्मेटिव बताया जाता है कि कोर्ट में आपकी हियरिंग है, उपस्थिति जरूरी है, और वारंट ये होता है कि आपको आना ही है। ठीक है। तो अगर आप नहीं आएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ठीक है, तो सम्मन इज जस्ट लाइक एन इंफॉर्मेशन एंड वारंट इज यू हैव टू बी देयर, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर इन द कोर्ट। तो कई बार कहीं पे हमने बहुत जगहों पे ऐसा देखा है कि पुलिस आपको पकड़ लेती है बिना वारंट के, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। और वैसे तो 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स ये चीज़ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो विक्टिम है वो क्या क्या कर सकता है? देखिए, इसके लिए हमारे जो संविधान है उसमें प्रावधान है हैबियस कॉर्पस। ओके। हैबियस कॉर्पस एक पिटीशन होती है जो हम माननीय न्यायालय के सामने पेश करते हैं। ठीक। ये हम ऑनरेबल हाई कोर्ट, स्टेट की जो हाई कोर्ट है उसके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, या फिर हम सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। वहां पर हम उनसे ये कह सकते हैं कि हमारा जो भी जिसके बारे में भी हम ये केस कर रहे हैं उसको इलीगली डिटेन किया हुआ है। इलीगली डिटेन कोई भी प्राइवेट पार्टी भी कर सकती है, कोई पब्लिक सर्वेंट भी कर सकता है। वो दोनों चीजों के लिए हम लोग डिटेन मतलब कि उसको रोका हुआ है, रेस्ट्रेन किया हुआ है। मान लीजिए आपको इस कमरे में रेस्ट्रेन कर दिया जाए, आपको यहाँ से बाहर ना निकलने दिया जाए, नजरबंद बोलते हैं जिसको। हाँ, मतलब बंद कर दिया है, आपको यहाँ से बाहर ना निकलने दिया जाए। ठीक है, आपको पकड़ लिया जाए तो पुलिस भी क्या करती है? पुलिस भी ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ के सीधे जेल में भेज देती है, वो भी अपने लॉकअप में रखती है या अपने थाने या चौकी में बंद करके रखती है। तो वो क्या है, वो उसको जाने नहीं देगी, बाहर नहीं जाने देगी। तो उसको एक तरीके से इलीगली डिटेन करना हुआ कहेंगे हम, कि जब तक आपने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और बिना फॉलो किए आपने किसी को डिटेन कर लिया, तो ये जो है इलीगल जो डिटेन कर लेते हैं पुलिस। कई मामलों में हमने ऐसा देखा है कि पुलिस जो है डिटेन कर लेती है, 24 घंटे तक उनको मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर नहीं कराते हैं,
तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं और कैसे काफ़ी ऐसे लैंडमार्क केसेस हैं जिसमें कि उन्होंने जब किसी ने उनकी तरफ से हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की है तो कोर्ट ने खुद कहा है कि तुरंत आप उनको तत्काल हमारे सामने या तो पेश करें या फिर उनको छोड़ें। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनमें ये इस तरीके की जजमेंट्स और हैं। जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो ऑब्वियसली पूछताछ के दौरान पुलिस वाले मार पिटाई भी करते हैं हम्म। और बाकी काफी तरीकों से पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं, तो वो चीज लीगल है इलीगल है? दैट्स कंप्लीटली इलीगल। आपने देखा होगा कि काफी केसेस में इस तरीके के जो मामले हुए हैं उसमें पुलिस वालों को भी सजा हुई है और बहुत सारे ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं जिनमें पुलिस की ब्रूटैलिटी से किसी की अगर डेथ हो जाती है या किसी को सीरियस इंजरी हो जाती है तो उसमें स्टेट के ऊपर, पुलिस के साथ साथ स्टेट के ऊपर, क्योंकि पुलिस जो है वो स्टेट के अधीन है, तो उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी होता है और कोर्ट ने उनको ऑर्डर भी किया है कि जो जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है आपकी वजह से आप उसको कॉम्पनसेशन करिए। तो ऐसे बहुत सारे मामलों में सजा भी हुई है, कॉम्पनसेशन भी दिया गया है। और लॉयर, अगर कोई पुलिस है, किसी पुलिस वाले ने चार्जशीट को मैनिपुलेट किया है किसी भी तरह से, तो एक लॉयर उस चीज को कैसे देखता है, कैसे उसके बारे में पता करता है, किस तरह से अपनी रिसर्च कंडक्ट करता है और फिर कोर्ट रूम में लेकर जाता है? देखिए, चार्जशीट जो है वो एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। कोई भी केस जब होता है और उसमें जब क्राइम होता है तो फर्स्ट जो फॉरमोस्ट चीज होती है वो होती है एफआईआर। ठीक है। एफआईआर होने के बाद में जो कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, उसके बाद में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट होता है और जिसको इन्वेस्टिगेशन करना होता है उस क्राइम का। वो डे टू डे जो भी उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है वो उस चीज की एक डायरी मेंटेन करता है। ठीक है। जिसमें वो डिटेल पूरा दिया जाता है उसको फिर पूरा वो समराइज करके फिर एक डिसीजन पे पहुंचता है जिसमें वो तय करता है कि क्या जिसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं वो क्रिमिनल है या उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, क्या उनके ऊपर क्या क्या सबूत है उसके लिए जो वो कोर्ट में पेश करेंगे, कौन कौन लोग उसमें गवाही देंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो उसमें चार्जशीट में मेंशन की जाती है। तो जब चार्जशीट जो होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट है, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फ्लॉज भी हो जाते हैं। कभी कभी पुलिस जो है या जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो उन चीजों पर ध्यान नहीं देती, छोटी छोटी बारीकियां जो होती हैं। तो एक वकील का काम होता है उसको बड़ा वेल रिसर्च करके उसको पढ़ना, बार बार पढ़ना। कई बार होता है कि एक बार पढ़ने में आपको उसमें कोई कमी नहीं नजर आती, तो 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज जो है वो मिसिंग है। तो उनको ब्रिंग आउट करना, उनको अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रखना। पुलिस पूरे तरह से कोऑपरेट करती है लॉयर्स के साथ? तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि देखिए, पुलिस जो है वो ऑब्वियसली दे रेस्पेक्ट अस एंड वी रेस्पेक्ट देम। दे आर वेरी गुड ऑफिसर्स जो अच्छा काम करते हैं और हम उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से वाइसा वर्सा वो भी जो लॉयर्स हैं, क्योंकि कोर्ट में हम उनको डिफेंड करते हैं, क्योंकि जब हम गवर्नमेंट की साइड से अपीयर होते हैं तो ऑब्वियसली हम उनको भी डिफेंड करते हैं, तो वो भी इक्वली हमें रेस्पेक्ट करते हैं। तो 30 हज़ारी कोर्ट में एक मामला हुआ था जो बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था, पुलिस वर्सेस लॉयर्स जी। तो एग्जैक्टली किस वजह से हुआ था वो? देखिए, बहुत बार ऐसे मामले जो हो जाते हैं जो मैंने देखा है, वो कभी पार्किंग को लेके इश्यू हो गया, कभी गाड़ी चला रहे हैं लॉयर, उनको रेड लाइट पे या कहीं ऐसी जगह पे किसी पुलिस वाले ने कुछ उनके साथ में अभद्रता कर दी या कुछ ऐसी चीजें हो गई। तो ज्यादातर जो आप देखेंगे जो लड़ाई के जो इश्यूज हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पिटी मैटर्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होते चले जाते हैं वो एग्रीवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली उसमें क्या होता है कि जो गलत साइड है उसको लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो इशू एक बड़ा इशू बन जाता है। तो उस केस में पुलिस की साइड से कोई लॉयर गया था? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारे कानून में अधिकार है कि भाई अगर कोई बहुत बड़ा ब्रूटल क्रिमिनल भी है तो उसको भी एक वकील मिलता है। तो चाहे वो पुलिस हो चाहे कोई भी हो, लॉयर तो कहीं ना कहीं उनको भी अगर वो उनको भी मिलेगा ही। तो
हमारे कानून में ये तो चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने वकीलों से लड़ाई करी है तो उनको कोई लॉयर नहीं मिलेगा, लॉयर तो उनको भी लेकिन मिलेगा। उनकी जो कम्युनिटी है, वकीलों का जो समूह है, वो उनसे अलग हो जाएगा ना, ये तो हमारे खिलाफ ही केस लड़ रहा है। नहीं देखिए, ये मैंने देखा अभी हाल में एक पिक्चर आई थी, ऐसा उसमें दिखाया था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। एक्चुअली जब हम अपना जॉब कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को समझते हैं कि जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं उनको वो उनका काम है, और उनको जो है वो गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको सैलरी मिल रही है तो उनको वो काम करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली वो चाहे पुलिस हो या उनके वकील साथी के साथ, उनके वकील भाई के साथ में भले उनकी घटना उन्होंने की हो, लेकिन उनको भी अपना चाहे मन मार के ही उनको डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। सर, जैसा आपने बताया कि सभी के लिए लॉज बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए गए थे उनका बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, और लड़कों के उनकी रिस्पेक्ट के लिए, उनकी सोसाइटी में वर्चस्व के लिए कोई लॉ नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे रेप केसेस फेक होते हैं, तो ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनमें बदलाव या संशोधन होना चाहिए? देखिए, आजकल ये जेंडर न्यूट्रल की बात जो है बहुत ज़्यादा उठ रही है। आप देखेंगे विदेशों में अभी हाल ही में बहुत सारे रिसर्च हुए जिसमें कौन सा देश जेंडर न्यूट्रल है उस पर भी रिसर्च हुआ। तो मैं मानता हूँ कि जो कुछ लॉज हैं यहाँ पर, उनमें बहुत ज़रूरी है बदलाव होना। चाहे वो 354 हो, जिसमें 354 क्या है? बेसिकली सेक्शन 354 आईपीसी जो है वो डील करता है, जिसमें कि किसी भी महिला है उसकी जो मॉडेस्टी है उसके साथ में अगर आपने कुछ भी ऐसी अभद्र बात करी है या अभद्र भाषा में उनसे कुछ बोला है या कुछ ऐसी टिप्पणी करी है या फिर कुछ उसके साथ में आपने ऐसी कोई चीज़ कर दी है, तो वो 354 के परव्यू में आता है। इसी तरीके से 376 है, जिसको कि कहते हैं कि आपने किसी महिला के साथ में अगर बलात्कार किया है तो वो 376 के परव्यू में आता है। मतलब रेप बेलेबल ऑफेंस है या नहीं? देखिए, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ओके। बट a court, a sessions court और a high court, they have power कि वो अगर समझते हैं कि बेल देने पर, बेल, क्योंकि जैसे मैंने कहा इट इज अ राइट, अगर बेल देने पर जो अक्यूज है वो कहीं भागेगा नहीं या कोई ऐसी चीज नहीं होगी जिससे कि वो केस को डिस्टर्ब कर सके, इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब कर सके, तो वो बेल ग्रांट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको बेल बिल्कुल ही नहीं मिलती, बेल मिलती है। क्योंकि बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं वो ये सोचते हैं कि रेप में अगर कोई गया है तो वो तो परमानेंटली अब जेल ही चला गया, वो कभी बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे जो अक्यूज होते हैं वो उनको भी बेल मिलती है और वो भी बाहर आते हैं। बट डिपेंड करता है कि केस टू केस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लगता है कि ऐसा कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल सकता है उनको, तो वो डाउट के बेसिस पे भी उनको बेल मिल जाता है। तो ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिसमें बेल होना पॉसिबल ही नहीं है? अभी आजकल बहुत चर्चा चल रही है जिसमें हमारे अभी एससीबी के जो अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल जी और कांग्रेस के नेता हैं अभिषेक मनु सिंह जी लगातार स्टेटमेंट देते हैं कि जो पीएमएलए कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो आजकल ईडी अरेस्ट कर लेता है, तो उसमें जो बेल मिलना है वो बड़ा मुश्किल है। और ज़्यादातर जितने भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं भी आप देखेंगे कि वो सब जेल में हैं। तो ये एक ऐसा कानून है जिसको लेकर अभी हाल ही में एक बहस छिड़ी हुई है कि क्या इसमें बेल मिलना मुश्किल या नामुमकिन तो नहीं। तो इस तरीके की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो जैसा कि आप लॉ के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी है, तो मुझे लगता है कि आप बेस्ट पर्सन है सवाल पूछने के लिए। हमने आज से 5-6 साल 10 साल पहले ईडी का नाम नहीं सुना था। लोगों को सीबीआई पता था, लेकिन एफबीआई भी पता था, लेकिन ईडी नहीं पता था। अभी पिछले कुछ महीनों से या कुछ 1-1.5 साल से ईडी का नाम इतना क्यों सुनाई दे रहा है? देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो लगभग 80 के दशक में एक एजेंसी जो है वो डेवलप करी गई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस के ही कुछ स्पेशल ऑफिसर्स थे और अन्य राज्यों से भी कुछ अच्छे ऑफिसर्स को लिया गया था, और उसका नाम था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई।
बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का काम था ऐसे जो बड़े क्राइम्स थे जिनको कि बियॉन्ड द स्टेट जाके भी इन्वेस्टिगेट किया जा सके। अब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं वैसे वैसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी बढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक आप देख रहे होंगे बड़े लेवल पे फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं, बड़ी बड़ी पैसे आपने देखा होगा। अभी हाल ही में एक इनकम टैक्स रेड हुई जिसमें काफ़ी करोड़ों रुपए गड्डियां निकली, 4 दिन से रेड चल रही है, पैसे ही पैसे निकल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एक ये तय हुआ सरकार द्वारा कि एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो एक सेंट्रलाइज्ड एक एजेंसी बनाई जाए जो इस तरीके के जो स्पेशलाइज्ड केसेस हैं उनको डील कर सके। और ये किसको रिपोर्ट करती है? ईडी रिपोर्ट किसको करती है? इट इज बेसिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि जैसे सीबीआई हुआ या ईडी हुआ तो इनके जो डायरेक्टर्स हैं इनको भी बड़ा इसके ऊपर कानून है कि कौन अपॉइंट करेगा। तो इसको लेकर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया कि उसके लिए कौन कौन अपॉइंटमेंट करेगा। इसी तरीके से ईडी को लेकर भी है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो भी उसमें जो टॉप बॉस जो होते हैं उनके जो होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पुलिस सर्विस से या रेवेन्यू सर्विसेज से या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से आते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं और उनको एक प्रोसीजर के तहत अपॉइंटमेंट उनका किया जाता है। ईडी की आज के समय में काफ़ी आपको सुनने को मिलता है क्योंकि आजकल जो केसेस जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंस के या फिर ऐसे केसेस जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, स्कैम्स हैं, ऐसे केसेस में ईडी का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है। अभी तक का ऐसा कोई केस रहा है जिसमें आपके एथिक्स बीच में आए हों? देखिए बहुत सारे मामले होते हैं जिनमें कभी कभी लगता है कि शायद ये केस नहीं करना चाहिए। तो मैं मानता हूँ लेकिन क्योंकि जब कोई काम आप हाथ में ले लेते हैं और जब एक आप लॉयर बनते हैं तो एक शपथ आप लेते हैं तो चाहे सही हो चाहे गलत हो हमको अपना जो क्लाइंट है उसके लिए हमको फाइट करना है। तो पता भी होता है कभी कभी कि गलत व्यक्ति के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं लेकिन क्योंकि एक केस है तो उसको केस को हमें लड़ना है और हमें अपना बेस्ट एफर्ट देना है उसमें, तो ये करना होता है। तो उस केस में आप क्या करते हैं? आपको पता होता है और आपको कोर्ट में कुछ ना कुछ एविडेंस या फिर ऐसी चीज़ें लेके जानी होती हैं तो वो फेक एविडेंसेस बनाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए कोई भी जब केस होता है तो ऑलरेडी वो सारी चीज़ों से गुजर के आ चुका होता है हमारे ठीक है। कुछ भी चीज़ क्रिएट नहीं की जाती है क्योंकि हमारे पास जब केस आता है तो वो जिसे कहते हैं कि फाइनल स्टेज होती है। और जब वो फाइनल स्टेज पे आता है तो ऑलरेडी आप ये मान के चलिए कई बार तो ऐसा होता है कि 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल गुजर जाते हैं एक केस को, है ना। तो ऐसा ही एक केस अभी हाल ही में मैंने डील किया था जिसमें एक व्यक्ति ने मतलब मैं ये कहूँगा कि जब उनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद में उनका कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट में जो उनकी वाइफ थी, वाइफ ने जो चूहे मारने की दवाई जो होती है उसको खा लिया और उसकी मतलब रात में उसने वो खाया और सुबह तक मतलब उनका देहांत हो गया। तो कोर्ट ने जो है उसमें प्राइमा फेसा जो जिसे कहते हैं प्रथम दृष्टया ये माना कि कहीं ना कहीं बोले आप हस्बैंड हैं, आप उसी बेडरूम में हैं और आपकी जो वाइफ है उसने अगर दवाई खाई भी और उसके बावजूद भी मतलब रात से लेके सुबह हो गई और आपने उनको डॉक्टर तक भी नहीं लेके गए, हॉस्पिटल तक भी नहीं लेके गए, तो ये दिखता है, ये मतलब साफ नजर आता है कि आपका इंटेंशन क्या था, आपने उनके साथ में गलत किया। तो उन्होंने कोर्ट ने उसको उनको जो सजा हुई उनको आजीवन कारावास हुआ निचली अदालत से। और उसके बाद में जब हाई कोर्ट वो पहुंचे तो हाई कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते और हाई कोर्ट से वो सजा कंफर्म होते हुए ये बीच का जो अंतराल था ये लगभग 30 वर्षों का था, 30 साल गुजर गए।
30 साल कहाँ वो जेल पे थे या बाहर थे? नहीं, बीच में उनको बेल मिल गई, लेकिन 30 साल तक वो केस जो है वो फाइनली डिसाइड नहीं हुआ था। 30 साल बाद जब हाई कोर्ट ने उनको दोबारा सजा सुनाई और वो जब आए तो उनके सफेद बाल थे, काफी एजेड थे वो, और उनको देख के लग रहा था कि शायद उन्होंने नहीं किया होगा। लेकिन अगर आप केस देखेंगे और जो एविडेंसेस देखेंगे और जब जब सब चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं गलती तो थी उनकी। तो ऐसे केसेस भी कभी कभी हम फाइट करते हैं, फाइट करना ही पड़ता है, और उसमें भी हमें अपना जो बेस्ट केस है वो प्रेजेंट करना होता है। बट उसमें अगर कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एज अ लॉयर हर तरीके के केसेस होते हैं, हमको उनको भी फाइट करना है। तो जैसा केस होता है उस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी करके जाते हैं और उसको अपना बेस्ट परस्यू करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई केस रहा है जो केस लेने के बाद आपको फील हुआ यार ये नहीं करना चाहिए था? ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे को समझ में आते हैं, और मुझे लगता है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि ऐसे केसेस को थोड़ा इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है कि मैं इसको अध्यात्म को बहुत मानता हूँ, और अध्यात्म में मेरा भी ये मानना है कि कभी कभी जो आपको गलत पैसा मिलता है वो भी आपके लिए हानिकारक होता है। तो मैं ऐसे केसेस से बचता हूँ, कोशिश करता हूँ अवॉइड करता हूँ, या तो बहुत ज़्यादा फीस कोट कर देता हूँ उनको तो वो खुद ही मना कर देते हैं, या फिर मैं अपने तरीके से उनको मना कर देता हूँ, या मुझे जो लेकिन अगर लगता हमने है। केस ले लिया हो ऐसा कभी हुआ? हाँ, ऐसा एक दो बार मेरे साथ में हुआ है कि ले लिया, लेने के बाद में मुझे दुख तब होता है कि मैंने बहुत मेहनत करी और बहुत अच्छा किया, केस भी ठीक ठाक था, लेकिन क्या होता है कि उसमें फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला, और जो क्लाइंट होता है वो हमारी जो मेहनत है उसको नहीं देखता, रिजल्ट को देखता है। वो सिर्फ रिजल्ट देखता है। तो जब वो रिजल्ट देखता है, वो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें को सोचता है कि अरे वकील साहब इसमें तो कुछ मिला ही नहीं, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो तब बहुत दुख होता है कि इस तरीके के केसेस कुछ में। वकील होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहां पे खासकर जो गारंटी लेते हैं कि मुझे बस इतना पैसा लगेगा और इतना मुझे जज साहब के उसको साथ में बैठने वाले को देना, इतना आगे जाएगा तो इतना पैसा दे दो। क्या ऐसी चीजें होती हैं कोर्ट में? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि वकील जो है वो अपना काम करता है ना, बेस्ट केस प्रेजेंट करता है अपना, लेकिन अगर कोई गारंटी ले रहा है तो मुझे डाउट होता है फिर उसके ऊपर। तो ऐसा कोर्ट के अंदर करप्शन नहीं है? नहीं, अगर कोई ऐसे अगर गारंटी ले रहा है तो वो शायद गलत कर रहा है। ऐसे कोई भी लॉयर जो एक सही तरीके से काम कर रहा होगा कभी भी किसी भी केस को लेकर गारंटी नहीं लेगा। वो तो इट इज ऑन द जज टू डिसाइड द केस। एज अ लॉयर वी हैव टू प्रेजेंट आवर बेस्ट केस। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो जिनके पास फाइल्स होती हैं जल्दी फाइल को प्रोसीड कराने के लिए भी कुछ वकील होते हैं जो पैसा चार्ज करते हैं कि मैं वहां पहुंचा दूंगा। देखिए, इस तरीके के काफी करप्शन के केसेस हुए हैं, और कई कोर्ट्स में कई जगह पर सुनने में आया है कि इस तरीके की चीजें होती हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। कभी किसी जज के ऊपर करप्शन का केस हुआ है? बहुत सारे केसेस हुए हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। कई तो मैं मुझे लगता है सीबीआई के भी केसेस हैं जिसमें जजेस के ऊपर करप्शन के केसेस हुए। तो देयर आर मेनी तो केसेस। वहां पे क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाता है वो केस या फिर किसी और जज के पास? देखिए, ये तो आप मान लीजिए कि कोई भी जब किसी अधिकारी पे या किसी जज के ऊपर अगर आपको कोई भी केस रजिस्टर करना है तो आपको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता है। तो जैसे जो भी डिपार्टमेंट, जैसे कि अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर के ऊपर अगर केस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से आपको डीओपीटी से आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर जज के ऊपर कोई केस हो रहा है तो उसके लिए जो उसकी हायर अथॉरिटी है, जैसे अगर हाई कोर्ट जज है तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इनके खिलाफ केस चलाना चाहते हैं, और फिर इनको वो ट्रायल फेस करना पड़ेगा। तो ये सैंक्शन तो लिया जाता है। अगर वो परमिशन नहीं मिलती है तो कुछ नहीं हो सकता? अगर आपके पास में क्लिंचिंग एविडेंस है और अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि हमारे पास में प्रॉपर सबूत हैं
तो बिल्कुल केस चलता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें, जैसे सीबीआई का एक मैटर है, उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उसमें सीबीआई ने जज की एक बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया था। तो उसमें ऐसा था, और वो मैटर काफी हाईलाइट हुआ। और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास सबूत होता है या फिर पता चलता है कि करप्शन हुआ है, तो ऑब्वियसली केसेस चलते हैं उनके ऊपर। अच्छा, किसी ऑफिशियल की बातचीत को रिकॉर्ड करना इलीगल है? नहीं, ये इट इज इलीगल, इट इज कम्प्लीटली इलीगल। आप बिना परमिशन के, बिना, इसके लिए गाइडलाइंस हैं, बिना गृह मंत्रालय की परमिशन के, बिना गाइडलाइंस के फॉलो किए आप जो है रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, किसी भी कॉल को आप ट्रेस नहीं कर सकते। आजकल आपने अगर देखा हो तो मोबाइल फोन्स में भी वार्निंग आती है और कॉल रिकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते। इसी तरीके का एक केस जो है वो मैंने भी किया था, जिसमें एक केस हम लोगों ने डाला था, जब अगर आपको ध्यान हो, आलोक वर्मा और ये जो अस्थाना है उनका जो केस चल रहा था, उसमें उन्होंने एक अपने जो उनके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था, एफिडेविट दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने कॉल ट्रेस किया और कॉल ट्रेस करते वक्त ये पाया गया कि इनसे बातचीत हो रही है। उसमें जो नाम लिया गया, उसमें नाम लिया गया अजीत डोभाल का, एनएसए का, कि एनएसए से बातचीत हो रही थी अस्थाना जी की। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर था कि मतलब आप जो है, आप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कॉल टैप कर रहे हैं, तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। तो इसी को लेके एक रिट पिटीशन मैंने फाइल करी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट में ये फिर बताया गया था कि सीबीआई की तरफ से कि हम लोगों ने किसी की कॉल टैप नहीं करी है। उसके लिए ऑर्डर भी हुआ कि गाइडलाइंस जो है वो हैं, लेकिन हाल ही में आपने सुना होगा ये पेगासस का जो इशू आया, तो ऐसे मामले बार बार कहीं ना कहीं उठते रहते हैं कि जासूसी हो रही है या फिर कॉल टैप किए जा रहे हैं। ये मामला जो है ये लगातार सुर्खियों में बना रहता है। जैसे जर्नलिस्ट होते हैं या फिर कुछ डिटेक्टिव्स होते हैं, उनका काम ही होता है जासूसी करना। तो अगर वो किसी ऑफिशियल के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन या ऐसी चीज़ें करते हैं और बेशक ऑफिसर की गलती ना हो, तो उस केस में वो इलीगल होता है। देखिए, अगर वो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीजों के, अगर वो इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, तो वो ऑफिसर अगर चाहे तो वो कंप्लेंट कर सकते हैं उनके ऊपर, और जो सेक्शंस हैं, रेलेवेंट सेक्शंस हैं, उनके अंदर वो स्टिंग ऑपरेशन जो कर रहे हैं उनके ऊपर भी एफआईआर होती है। कई मामलों में ऐसा हुआ है। और अगर ऑफिसर की गलती निकलती है, वो एक्सपोज होता है, कोई भी उसका करप्शन के केस कोई भी बाहर आता है, तो भी वो केस कर सकते हैं। नहीं, अगर कुछ ऐसा निकलता है तो बात अलग है, लेकिन अगर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए या किसी को अगर आप टेरराइज करने के लिए अगर आप इस तरीके की चीजें कर रहे हैं और आप इलीगल मींस के साथ में कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ क्राइम। मान लीजिए अभी मुझे कहीं कोई कॉल आता है जो कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, और वो मुझसे कुछ भी XYZ डिमांड करते हैं, मैं बिना परमिशन के वो कॉल रिकॉर्ड कर लूँ, तो क्या मेरा कॉल रिकॉर्ड करना सही है या नहीं है? देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको कोर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि मैंने क्यों किया, है ना, और उसका आपको रीजन देना पड़ेगा। ठीक है। प्राइवेसी लॉ जो है वो ये कहता है कि हम बिना सामने वाले की परमिशन के कॉल जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और क्या क्या चीजें हैं प्राइवेसी लॉ में? देखिए, प्राइवेसी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि अभी एप्पल के आईफोन को लेकर सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का जो मैटर हुआ था, जिसमें कि उनको मना कर दिया एप्पल ने पासवर्ड बताने से। तो मोबाइल फोन आज के समय में आपकी पूरी दुनिया है, और अगर मोबाइल फोन के साथ में कोई छेड़छाड़ करता है, आपकी फोटोज को शेयर करता है, या आपको मतलब कुछ ऐसी चीजें उसमें कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल कर देता है जिससे आपको ट्रैक कर सके, तो ये सब ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। अगर मैं किसी पब्लिक प्लेस में हूं और कोई मेरी फोटो क्लिक कर ले, वो सोशल मीडिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ इस चीज को लेकर? सी डिपेंड्स कि वो इन जनरल अगर आपकी फोटो क्लिक कर रहा है कि आप एक जनरल सिनेरियो में है और उसको गलत तरीके से पेश नहीं कर रहा है, तो कोई केस नहीं बनता। फोटो क्लिक करके उसने डाल दिया लेकिन मेरी परमिशन के बिना। नहीं, अभी इस तरीके का ऐसा कोई भी लॉ नहीं है कि आपकी परमिशन ही जरूरी है। हाँ, अगर वो उसको मॉडिफाई करता है या उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है या फिर उसमें कुछ भी गलत चीजें
करके या मॉडिफाई करके या एडिट करके कर रहा है, या फिर ऐसी सिचुएशन में या आप कहीं प्राइवेसी एरिया में आपको, जैसे कि आप अपने घर में हैं, आपके प्राइवेट एरिया में हैं, वहां की फोटो क्लिक करके अगर वो पोस्ट कर रहा है तो दैट्स अ क्राइम। अच्छा सर, अभी मैंने देखा है कि प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल हो गया है, तो कोई इस तरह की एक्टिविटी या घर के अंदर कुछ लोग मिलके कुछ गैदर होके शराब पीना, ये सब लीगल होता है? ऑब्वियसली अगर आप देखिए, अगर आप अपने प्राइवेट एरिया में हैं और प्राइवेट एरिया में बैठ के अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं तो वो कोई क्राइम नहीं। तो प्राइवेट एरिया में सब कुछ लीगल है? नहीं, सब कुछ लीगल नहीं है। सब कुछ की का दायरा तो बहुत बड़ा है। हाँ? गैम्बलिंग नहीं। लेकिन डिजिटल ऑनलाइन जो गेम्स हैं, जिनको प्रिडिक्शन गेम्स, बैटिंग एप्स ये सब बोलते हैं, वो सब लीगल है? देखिए, वो भी आज के टाइम में अगर आपने देखा हो तो उसको लेकर भी कानून जो है अपना, क्योंकि देश में टैक्स लगाया और कुछ है ना, अभी देश में क्या है, बहुत सारी चीजें नई नई आ रही है। अब जैसे क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। आज तक क्या था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी देश में ये था कि ये जो है ये एक इलीगल चीज है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने इस पर कहा कि हम इस पर कानून लाएंगे और इसको हम मान्यता देंगे, हम अपनी क्रिप्टो करेंसी लाएंगे भले, और उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया। हाँ, तो वैसे ही गेम्स को लेकर भी, बेटिंग को लेकर भी अभी चीजें बहुत कुछ चर्चा में है, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। आज जिस युग में हैं, आज के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हो रहा है, जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं, हम लोगों को नए कानूनों की जरूरत है। तो अभी के समय में ऑफलाइन गैम्बलिंग इलीगल है और ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल है। देखिए, अभी जो समय है, अभी अगर आप यहाँ पे बैठ के अगर गैम्बलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट्स एन इलीगल थिंग। ठीक है, लेकिन हाँ, ये अगर गेम्स के थ्रू या ऑनलाइन माध्यम से अगर हो रहा है तो उस पर सरकार ने टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, चीजें उस पर करी हैं। तो ये एक अभी जिसे कहते हैं ना, हम उस मोड में हैं कि चीजों में बहुत बदलाव होने वाले हैं और बहुत चीजें बदल सकती हैं। तो गोवा में जो कैसीनोस हैं, ये सब लीगल कैसे हैं? देखिए, उसका भी एक लॉ है। वो कहते हैं ना कि कानून को भी लोग तोड़ मरोड़ के अपने निकाल लेते हैं, अपने हिसाब से लूप होल निकाल लेते हैं। तो कहा जाता है कि जो लैंड है उस पर जो है आप कैसीनो नहीं चला सकते, मतलब भारत की जमीन पर जुआ खेलना इलीगल है। इलीगल है। तो लोगों ने उसका तोड़ क्या निकाला, पानी में चालू कर दिया। तो उसको पानी में चालू कर दिया, यॉट पे ले जाके। यॉट पे ले जाके। हाँ। तो ये लोगों ने हर तरीके का एक कोई ना कोई लूप होल निकाल लेते हैं। तो कैसे, जैसे कहते हैं ना कि पहले के जमाने में आपने अगर देखा हो कि लोग जो मूवीज जो है वो कॉपी कैसे करते थे, भाई कैसेट हुआ करती थी, फिर उसके बाद में वो टेप वाला सिस्टम आया, फिर सीडी वाला आया, फिर सीडी को कॉपी कर लिया। तो हर चीज का यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल निकल आता है, तो वो ऑब्वियसली किया जाता है और ऐसे जो है चीजें चलती भी है।